नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। हम चाहें कि लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं, कुछ लोग, और फिर हम एक आवाज की क्वालिटी या फिर जो पिक्चर क्वालिटी है उसके बारे में हम जान लें आपसे। जी चलिए, लोग जुड़ने लगे हैं। सिंटू कुमार यादव जी लिखते हैं जी, आवाज की सिंटू जी एक बार बता दें, या जो लोग जुड़े हुए हैं, ढेर सारे लोग अब जुड़ गए हैं, हमें बता दें कि क्या आवाज की क्वालिटी सही है और क्या इमेज सही ढंग से आपको दिख रहा है। हाँ या ना में लिख दें, यस यस या हाँ लिखें। जी सही है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। हम 2022 में हम एक जो अहम मुद्दा है, जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, उसे हम लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि जो कोविड की नई वैरायटी जो है, जो वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। और आप लोग जान ही रहे होंगे, समाचारों से जान रहे होंगे या फिर बाकी जो जानकारियां मिल रही होंगी उससे आपको पता होगा कि किस तरह फिर जो है एक बार हम जो है फिर उसी तरह के वातावरण में जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य का मुद्दा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और स्वास्थ्य के मुद्दे में खास करके एक चीज, पुरुष और स्त्री जो है, एक जो है दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों के स्वास्थ्य को लेकर के चलना होगा। घर को अगर सही ढंग से रखना है तो महिलाओं के स्वास्थ्य को भी उतनी ही तरजीह देनी होगी हमें। आज हमारे साथ महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नायडू कुमारी, एमबीबीएस हैं, एएनएमसीएच गया से 2003 बैच में इन्होंने डिग्री हासिल की है, एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। मुरहो पीएससी में भी कार्यरत रही हैं। मधेपुरा में 10 साल से ये प्रैक्टिस में हैं और मधेपुरा की चर्चित जो गायनेकोलॉजिस्ट, और हम कहें तो एक बेहतरीन जिन पर लाखों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हमारे साथ हैं। डॉक्टर नायडू कुमारी का हम स्वागत करेंगे। एमटी लाइव में आपका स्वागत है। लोगों की संख्या ढेर सारी हो चुकी है। हमें लगता है कि आप लोग अपना प्रश्न भी रखें, और घर की अगर आप लाइव देख रहे हैं, जितने लोग हैं, करीब 50 से ऊपर लोग अभी देख रहे हैं लाइव को, और हमें लगता है कि कुछ ही देर में बहुत संख्या बढ़ जाएगी, इसकी सैकड़ों हो जाएगी। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर लाइव देख रहे हैं तो घर में जो भी महिलाएं हैं आपके घर में, उन्हें भी लाइव पर आप ले आए दिखाने के लिए, अगर घर में है जो। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट हम शुरू में करेंगे, जितने लोग हैं वो कृपया शेयर कर दें, इसे शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी इसकी हो जाए, अभी के अभी जानकारी हो जाए। और इससे ये होगा कि उनकी जो भी समस्याएं होंगी वो समस्याएं ऑनलाइन अभी वो लाइव के दौरान अगर रखेंगी तो उन समस्याओं के बारे में हम जो है मैडम से, डॉक्टर नायडू कुमारी से, हम उन समस्याओं के बारे में जिक्र करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का क्या समाधान निकलता है इस पर भी हम चर्चा करें। तो आपके लिए बेहतरीन मौका है यहाँ कि लाइव के दौरान आप जो है अधिक से अधिक प्रश्न जो है, जो भी प्रश्न है महिलाओं से के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में आप जो है प्रश्न भी रख सकते हैं। और साथ साथ आपसे एक अनुरोध है कि शेयर कर दें तुरंत, और फिर 5 सेकंड लगेंगे शेयर करने में, शेयर कर दें जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और अगर आप घर में हैं तो कृपया अपनी महिलाओं, घर में जो भी हैं, उन्हें भी इस लाइव में शामिल कर लें। हम प्रश्न शुरू करते हैं सबसे पहले कि महिलाओं के स्वास्थ्य में जो है एक ढेर सारी बातें होती हैं। तो हम मैडम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि महिलाओं में क्या क्या होने वाली सामान्य बीमारियां क्या क्या हैं, क्या क्या होती हैं उन्हें बीमारियां। देखिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, पहले हम उस सोसाइटी की बात करें तो हमारे मधेपुरा जैसे रूरल एरिया में सबसे बड़ी समस्या है कि खून की कमी होती है।
जो भी WHO का डाटा हो, यूनिसेफ का डाटा हो, सरकार का जो भी डाटा हो, लेकिन प्रतिदिन हम ये देखते हैं कि हमारी 80% प्लस महिलाएं एनीमिक होती है, जिसका हीमोग्लोबिन लेवल 8-9 ग्राम तक होता है, जबकि ये हमारा मॉडरेट एनीमिया के रेंज में आता है। क्योंकि जो एनीमिया का रेंज होता है, जो WHO ने क्लासिफाई किया है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो माइल्ड को रखा गया 10 से 11 ग्राम है, तो माइल्ड में रखा गया है। मॉडरेट को जो है 8 से 9 ग्राम रखा गया है, और 8 से जो कम होता है उसको सीवियर में रखा गया है। तो 8 से 9 ग्राम हो रहा है, लोगों का आता है, चेक करवाते हैं, 8 से 9 ग्राम मिलता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 8 से 9 ग्राम हम मॉडरेट में, और सीवियर, और से नीचे जाएंगे तो सीवियर में आते हैं। तो हम कितने एनीमिक हैं? तो हम एनीमिक हैं क्यों? सबसे बड़ी समस्याएं महिलाओं की, लड़कियों की, गर्भवती महिलाओं की और ज्यादा एज की महिलाओं की यही आ रही है कि उसको खून की बहुत कमी है। अब एक कमी खून की है तो उससे बहुत सारी समस्याएं शरीर में आती है। जब हमारे शरीर में खून ही नहीं है तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और हम बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित होते रहते हैं। और औरतों को घर में काम करना होता है, तुरंत थकान होता है, कमजोरी होता है, धड़कन तेज होता है, चक्कर आता है, सर दर्द करता है, इरिटेटेड मूड रहता है। तो हम अपने, खास के लड़कियों में, महिलाओं में थोड़ा सा समाज में जो है ना, कि लड़कियां के माइंड में ये डाला रहता है कि हमारा समाज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो हम लोग, हमारे घर की महिलाएं, औरतें सबसे पहले जो हमारे घर के जो मेल मेंबर है उसका केयर करती हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखती हैं, उसके बाद वो अपना ध्यान रखती हैं। और ऐसा हमारा बना हुआ समाज है कि औरतें जो होती है वो पहले नहीं खा सकती हैं। जब आप इस समाज में जी रहे हैं, इतनी 21वीं-22वीं सदी में आप जी रहे हैं, और जब आप कह रहे हैं कि हम मर्दों के बराबर काम कर रहे हैं, कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं, और आप अपने महिलाओं, आपके घर की महिलाएं जब इस तरह की सोच रख रही है, तो आप उस सोच को आगे बढ़ाने में आगे आपको आना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी एक घर में यदि एक लड़का और लड़की है, तो जब बच्ची जब से पैदा होती तब से उसमें डिफरेंस होता है। शुरुआत लीजिए तो खान पान, आहार में ही डिफरेंस आ जाता है। जब आपके आहार में डिफरेंस होगा, पोषण में डिफरेंस हो गया, तो उसकी सोच में डिफरेंस आएगा। बच्चे का मानसिक स्तर कैसे विकसित होगा? देख रहा है कि हमारे भाई की परवरिश वो हो रही है, उसका खाना वैसा हो रहा है, उसकी पढ़ाई वैसी हो रही है, उसके कपड़े वैसे हो रहे हैं, और हम पर कम ध्यान, दे, तो मानसिक रूप से कुंठित हो जाती है। वो सोचती है कि नियति ने लड़की को बस दबा के रखा है, और घर के लोग भी ऐसा सोचते हैं कि तुम्हारा काम बड़ा होके शादी करना है, दूसरे घर जाना है, पढ़ाई हो। तो उस अपने दिमाग को उस तरह सेट कर लेती है, तो वो सोच ही नहीं पाती कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। और ये हमारा 80% हमारी सोच, हमारे समाज की यही सोच है। अब लेकिन बदलाव हो रहा है, लेकिन ये बदलाव शहर में है। 50% सोच शहर में है और 2 से 3% सोच रूरल एरिया में है। तो सबसे पहले जब तक आप महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं देंगे, लड़कियों को बराबर का दर्जा नहीं देंगे, तो महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि लड़कियां खुद ही जागरूक नहीं हो पाती, क्योंकि वो शिक्षित नहीं हो पाती, तो जागरूक ही नहीं हो पाती। हमको अपने लिए करना क्या है, तो उसको अपने लिए जागरूक होना पड़ेगा। हमें क्या खाना है, हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, कुछ समझ नहीं पाती है, और वो हिंसा की शिकार होती है, फिजिकल हिंसा की शिकार होती है, लैंगिक हिंसा की शिकार होती है। इवन गांव में 50+% लड़कियों की शादी 15 साल से कम उम्र में हो जाती है। जब वो मानसिक और शारीरिक परिपक्व भी नहीं होती है, उसके बच्चे हो जाते हैं। तो वो जब वो समझ ही नहीं पाई कि हमें खाना क्या है, रहना क्या है, बच्चा जब होता है तो उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो कैसे उसके शरीर में खून बनेगा? बिल्कुल। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हमें खून की कमी होती है लड़कियों में। दूसरा होता है कि हमें लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हाइजीन मतलब साफ सुथरा नहीं रहती है लड़कियां, उसमें जननांगों में इन्फेक्शन होता है, जिसको वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस या और भी इन्फेक्शन कहते हैं। गांव घर में एक प्रचलित शब्द है, और मेडिकल टर्म भी है, ल्यूकोरिया, उससे वो ग्रसित होती हैं। उसका कुछ देखिए, इसका 2 कंसेप्ट है। गांव में जैसे ही ल्यूकोरिया शब्द आता है तो लोगों के और महिलाओं के अंदर आता है कि अब हमारे बच्चादानी में सूजन हो गया, अब हमें बच्चादानी
निकलवाना पड़ेगा, लेकिन इस चीज को दिमाग से हटाना पड़ेगा। इसीलिए कि लुकोरिया जो होता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जब वो बहुत ज्यादा होता है, कब ज्यादा होता है, क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल, ये समझना जरूरी है। 3 to 5 ml जो होता है ना वो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, और कुछ फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब ये शरीर में नेचुरल है। जब लड़कियां जो होती है जब बड़ी होते लगती है, मतलब जब अपनी प्यूबर्टी के स्टेज में जाती है, बड़ी होने लगती है, 12-14 साल 16 साल की उम्र में जब जाती है, तो उस समय थोड़ा सिक्रीशन बढ़ने लगता है। तो उसको भी वो लोग सोचती है अरे ये हमें बीमारी हो गया, लेकिन उसे ये समझाना पड़ेगा कि देखो ये बीमारी नहीं है बाबू, ऐसा होता है, ऐसा भगवान ने हमें बनाया है, ऐसा हमारा फिजियोलॉजी है बॉडी का। और दूसरा एक होता है कि जब गर्भवती होती है तो उस समय थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन बढ़ते हैं, उस वजह से वो डिस्चार्ज होता है। और जब हर महीने लड़कियां मासिक धर्म शुरू होता है, तो मासिक धर्म शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले, हर लड़कियों में, औरतों में ऐसा नहीं होता है, देखा जाता है किसी किसी लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होने से 2 दिन 1 दिन पहले थोड़ा सा डिस्चार्ज होता है, वो नॉर्मल होता है, ये बीमारी नहीं होता है। और चौथा, जिस समय 14 दिन, जब मासिक धर्म का 14वां या 15वां दिन होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन डे कहते हैं, जिस समय अंडा निकलता है, तो उस समय भी थोड़ा डिस्चार्ज होता है। ये 4 स्टेज में जो डिस्चार्ज होता है ये नॉर्मल होता है, ये समझना चाहिए। इससे कंफ्यूज होती है हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं कि अरे ये भी एक बीमारी हो गया। ये 4 जो पॉइंट है कि जब लड़कियां बड़ी होने लगती है, जब नया नया गर्भधारण करती है, गर्भधारण के पूरे महीने में थोड़ा बहुत डिस्चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है, ये नॉर्मल होता है। जब मासिक धर्म शुरू होता है उससे 1-2 दिन पहले डिस्चार्ज वो नॉर्मल होता है। और जिस समय अंडा निकलता है, मोटा मोटी जिसका मासिक धर्म रेगुलर होता है, तो 14वां दिन या 15वां दिन अंडा निकलता है, तो उस दिन थोड़ा सा डिस्चार्ज ज्यादा होना ये नॉर्मल होता है। इसको आप मतलब इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। अब इसको समझेंगे कैसे? कभी कभी इसमें भी अबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो जो एकदम क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखाई देता है वो पानी, इसका मतलब है वो आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई शरीर में कोई जलन नहीं होगा, आपको कहीं खुजलाना नहीं होगा, इचिंग नहीं होती है, और आपको कहीं दर्द नहीं होता है, नाभि के नीचे दर्द नहीं होता है, कमर दर्द नहीं होता, इसका मतलब है ये नॉर्मल है। जैसे ये डिस्चार्ज बार बार होने लगता है और बार बार आपका जो अंदर का कपड़ा आप पहने हुए हैं वो गीला होने लगता है, दर्द होने लगता है कमर, पेट में और शरीर के पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, तो आप समझिए कि आपको दिक्कत हो रही है। आपको किसी नजदीक के डॉक्टर के पास जाके आपको सलाह लेनी चाहिए। वहाँ डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, दवाई देंगे, वो देखेंगे कि ये बीमारी दवा देने लायक है या नहीं है, उसके हिसाब से वो काम करेंगे। तो यदि ऐसा हो, बार बार आपका कपड़ा गीला हो रहा हो, बदबू दे रहा हो, शरीर में इचिंग हो रही हो, जलन हो रही हो, दर्द हो रही हो, तो जाके डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आप उस समय संपर्क नहीं करेंगे तो नीचे हिस्से का जो इन्फेक्शन है वो हमारे ऊपर बच्चादानी तक पहुंच जाएगा, और बच्चादानी तक पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, यहाँ तक कि बच्चा नहीं होने के भी खतरे हो जाते हैं, नस बंद हो सकता है और भी बातें हो सकती है। इसीलिए इन सब चीजों पे जल्दी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसे मैडम एक बात है कि जो इन चीजों की जानकारी तो हमें लगता है कि जो हर माँ को ये अवेयर होना चाहिए कि जो वो अपने बच्ची को इस तरह जो है वो समझाए, मतलब बच्चे को नॉलेज ट्रेन करे, और खुद भी ध्यान होना चाहिए कि ये चीज नॉर्मल है, ये चीज नॉर्मल है। क्योंकि आजकल जो पेशेंट आती है 12-14 साल की लड़कियां ये कंप्लेन लेके आती है और उसकी माँ साथ लेके आती है, और माँ भी बहुत चिंतित होती है कि देखिए मैडम ये क्या हो गया हमारी लड़कियों को। तो उनकी माँ को भी समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, आप अपनी बच्चियों को ये समझाइए, और हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। और लड़कियां आजकल की पढ़ी लिखी भी हो रही, पढ़ रही है, जो शहर की लड़कियां होती है तो वो समझ भी जाती है। कुछ टिप्पणियां हम ले लेते हैं, ढेर सारी टिप्पणियां हैं। हमें लगता है कि आज सारी टिप्पणियों को लेना संभव नहीं होगा। मिथिलेश कुमार यादव लिखते हैं नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं डॉक्टर नायडू जी को। आदित्य कुमार लिखते हैं बीपी ही 160 है। पूरी विस्तार से हमें लिखें और भी इंफॉर्मेशन दे आदित्य जी, तो हमें लगता है कि तब शायद हम समझ पाएंगे। मुरारी सिंह लिखते हैं बधाई हो मधेपुरा टाइम्स ऑफिस में नायडू मैडम जी को। दीनबंधु कुमार लिखते हैं मैडम जी आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन और आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टिप्पणियां बहुत सारी हैं। जी सुशील राज जी कहते हैं गर्भवती महिलाएं कैसे स्वस्थ रहेगा कैसे रहेंगी बताएं, इस पर हम आ रहे हैं फिर।
सिंटू कुमार यादव लिख रहे हैं, सही बोल रहे हैं मैडम जी। कुमार अंजन लिखते हैं सुपर। भूषण राय लिखते हैं बेबी बॉर्न के 2 मंथ बाद क्या खाना चाहिए मैडम जी, इस पर भी आ रहे हैं। प्रवीण भारती लिख रहे हैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। तो टिप्पणियों को हम लेते, टिप्पणियों के बाद हम एक बार फिर आए, और भी कई टिप्पणियां हैं, इसे भी हम कोशिश करते हैं, उसमें से जो जरूरी टिप्पणियां हैं उसे हम लेने की कोशिश करेंगे। कि एक चीज इसमें जो एक आता है महिलाओं के स्वास्थ्य और फिर सामान्य बीमारियां, जैसे आपने चर्चा की कि एनीमिया जो है, खून की कमी, या फिर एक शुरू से एक लालन पालन या फिर पोषण में कहीं ना कहीं अंतर डिफरेंस हो जाता है अपने सोसाइटी में, तो वो चीज हो जाता है। उसके बाद जो है कुछ जो नेचुरल फिजियोलॉजिकल जो चेंजेज हैं तो उनको भी नहीं समझ पाती है जो लड़कियां हैं, नहीं समझ पाती हैं, तो उसे भी एक जागरूक करने की आवश्यकता है। जो भी बहुत सारी हम समझते हैं कि जो इस लाइन से जुड़ी हुई हैं या फिर जो एनजीओ या वगैरह वगैरह जो भी हैं, सरकारी महकमे के जो भी भाग हैं जो कि ये कर सकते हैं, उन्हें जरूर करना चाहिए। जागरूकता सरकार इसमें कर रही है। जो हमारी ग्रास रूट लेवल की जो वर्कर हैं, आशा कार्यकर्ता जिसे कहते हैं, हाँ, और जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वो ये काम करती हैं कि लड़कियों को जागरूक करती है। जो एनीमिक रहती है उसे जो आयरन की टेबलेट है उसको दिया जाता है। और जो आपको जो वॉर्म इन्फेस्टेशन जो होता है, जो कहते हैं कि पेट में कीड़ा हो गया, एल्बेंडाजोल टेबलेट बांटा जाता है सरकार के द्वारा। यदि एल्बेंडाजोल खाने से जो हमारे शरीर में वॉर्म है वो हट जाता है, तो हमें ऐसे ही वो जो वॉर्म से दिक्कत आ रही है तो उससे खून की कमी थोड़ी मतलब उसमें सुधार होता है। तो सरकार की तरफ से काम हो रहा है, लेकिन उसमें हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि हमें क्या, हर मेंबर को जागरूक होने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक समाज के जितने भी सदस्य हैं, अधिक से अधिक लोग जब जागरूक होंगे तो हमें लगता है कि समस्याएं तब घटेंगी। देखिए, महिलाओं की पॉपुलेशन 50% है और मेल और फीमेल का जो रेशियो है ऑलमोस्ट 50% है। तो हम 50%, जब आपकी महिलाएं शिक्षित और स्वस्थ रहेंगी, कहता है जब घर की एक महिलाएं पढ़ी लिखी है ना तो समाज पूरा पढ़ लेता है। तो आप यदि पढ़ेगी लिखेगी, कब पढ़ेगी लिखेगी तभी तो वो समझ पाएगी अपने मुझे करना क्या है, स्वास्थ्य के लिए क्या करना, अपने अधिकार के लिए क्या करना है। तो आप हमारा जो अभी जो हमारे मेल मेंबर है हमारे घर के और हमारे समाज के, उनको आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल। कि हमें लड़कियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और हमें लगता है, जैसा आपने कहा कि, और बात भी सत्य है कि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो माना जाता है कि पूरे परिवार को शिक्षित कर देगी। लेकिन पुरुष अगर एक शिक्षित होता है तो वो एक ही शिक्षित होता है। महिलाएं अगर शिक्षित, उसी तरह हमें लगता है कि एक अगर घर में अगर पुरुष अगर बीमार पड़ता है तो एक ही आदमी बीमार पड़ता है, लेकिन महिला अगर एक बीमार पड़ जाती है, माँ जब बीमार पड़ जाती है तो लगता है ऐसा जैसे कि पूरा घर बीमार पड़ गया, क्योंकि उस पर सारे लोग निर्भर होते हैं, उस महिला पर, उस माँ पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ भी ये बात है। हम अगला हम प्रश्न यही ले रहे हैं, पाठकों ने भी सवाल किए हैं कि गर्भवती महिलाओं कैसे स्वस्थ रहेंगी, और फिर या गर्भावस्था के दौरान जो है क्या क्या परेशानियां आती हैं और कैसे उनको परेशानी को दूर किया जाए। देखिए, गर्भ जो होता है ना, गर्भावस्था गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सुखद एहसास होता है। बच्चा जब किसी औरत के पेट में होता है तो उसके लिए इससे अच्छा खुशी का टाइम कुछ नहीं होता है। एक जर्नी है, 9 महीने की जर्नी है। इस जर्नी को फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी तक एक अच्छे वे में ले जाना होता है। उसके लिए बहुत सारी मतलब दिक्कतें भी आती है और नहीं भी आती तो हमें बार बार जो है उसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उसके लिए एक तय किया हुआ है कब कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वैसे एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि 28 वीक तक हर महीने 4-4 हफ्ते पे, एक महीने पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद के महीने में हर मतलब 15-15 दिन पे जाना चाहिए। और उसके बाद जो है 32-36 वीक तक जो है आपको जाना चाहिए 15-15 दिन पर। और जब आपका जो डेट ऑफ डिलीवरी दिया जाता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, तब हफ्ते हफ्ते जाना चाहिए। इतना जाना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो WHO ने इसको कटेल कर दिया है कि इसको, इस सारे चीज को जो आपको 4-5-7 बार हो गया उसको ना कटेल करके 4 भाग में बांट दिया है। तो WHO ने कहा कि एक बार विजिट आप 16 हफ्ते में कर लीजिए, एक बार विजिट आप 28वें हफ्ते में कर लीजिए, एक बार विजिट आप जो है 32वें हफ्ते में कर लीजिए, एक बार 36 हफ्ते में कर लीजिए। कम से कम 4 विजिट मार लीजिए कि मोटा मोटी जो भी दिक्कतें हैं वो उस बीच में पता चल जाएगी। तो पहला इस जो गर्भ का जो 9 महीने का अवस्था है ना, उसको 3 भाग में बांट दिया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही होती है। तो पहली तिमाही में ऐसा कोई बहुत ज्यादा शरीर को
बहुत ज्यादा दिक्कत तो आती है, पर खान पान और कैलोरी में कोई खास ज्यादा बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती है। कि गर्भावस्था के दौरान एक मिथ है कि अरे दोबारा बहुत ज्यादा खाना है, बच्चा पाल रहे हो डबल खाना है। डबल खाना नहीं, ये एकदम मिथ है, इसको आप दिमाग से हटा दें। क्योंकि शुरुआत में जब पता चलता है कि प्रेगनेंसी है तो कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, थकान, कमजोरी, भूख नहीं लगना, हर चीज बदबू करना, ये सब चीज को मैनेज किया जाता है। लेकिन थोड़ा उल्टी जब होता है पेशेंट को तो थोड़ा वो तकलीफ बढ़ जाता है। जब दिन में 4 बार 5 बार उल्टी हो रहा होता है तो मरीज परेशान हो जाता है। तो इस उल्टी के लिए जो मरीज डॉक्टर के पास जब कोई भी पेशेंट जाती है तो हम लोग बस यही सलाह उसको देते हैं कि सबसे पहले कि आप जो है आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और खाली पेट पानी नहीं पीजिए। अच्छा, कुछ खा के। हाँ, कुछ खा के पानी पीजिए। खाली पेट पिएंगे तो आपको वॉमिटिंग बार बार होगी। और आप एकदम बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा तीखा, मतलब स्पाइसी जिसको कहेंगे, और बहुत ज्यादा फैटी चीज को अवॉइड करिए। बहुत ज्यादा मीठा और फैटी और वाइली स्पाइसी खाएंगे तो बार बार वॉमिटिंग होगा। आप एकदम फ्रूट्स ले लें, वेजिटेबल्स ले लें, और ड्राई कुछ भी चीज लेंगे तो आपको वॉमिटिंग नहीं होगा। उसके बावजूद भी आपको वॉमिटिंग होता है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर कुछ उल्टी की दवाई आपको दिया जाएगा तो आप वो ठीक हो जाएगा। और चूंकि जो पहला तिमाही होता है वो हमारा ना बच्चा बनने का टाइम होता है, मेन ऑर्गेनोजेनेसिस का टाइम कहते हैं, उसमें बच्चे का हर अंग का विकास होता है। तो इस समय 1 या 2 अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना चाहिए। स्वस्थ मतलब आप जो जर्नी ले रहे हैं तो हमें स्वस्थ शिशु और स्वस्थ माँ दोनों चाहिए। मतलब शिशु की स्थिति क्या है जी, इसे देखने के लिए। हाँ, बच्चा हमारा है तो कहाँ बच्चादानी में है या नहीं है। कभी कभी बच्चा जो बच्चादानी से बाहर जाता है वो बहुत ही माँ के शरीर के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। उसके लिए 1-1.5 महीने पे अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। एक जो है कि 12 हफ्ता कंप्लीट होता, मतलब 3 महीना कंप्लीट होने के समय भी 11 से 12 हफ्ते में अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। उसमें थोड़ा बच्चे में कुछ कंजेनाइटल एनोमली आता है, उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड जरूरी होता है। और कुछ हमारे मार्कर्स होते हैं। मार्कर्स ये होते हैं कि हमारे कुछ डाउन सिंड्रोम वगैरह, जो सिंड्रोम वगैरह होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए डबल मार्कर वगैरह किया जाता है और अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो ये सब चीज जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको खान पान से लेके काउंसलिंग तक करेंगे कि आपको कब क्या कराना चाहिए। तो ये आपका 3 महीने का जर्नी कंप्लीट हो जाएगा। और खाने पीने में कुछ नहीं करना है, आपको खाने का तरीका बदल देना है। अब जैसे कि आप 4 बार, अब जो मेन जो लोगों का फूड होता है क्या होता है, एक बार ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, यही 3 खाना लेते हैं। चूंकि गर्भवती महिलाओं में खाया नहीं जाता है, थोड़ा टेस्ट का इश्यू आ जाता है, तो आप उसी खाने को 3 से 4 बार करें, 5 बार करें, 6 बार मील ले लें। उसी मील को आप पार्ट वाइज डिवाइड कर लें। हाँ, हल्का खाएं और पार्ट वाइज डिवाइड कर लें। उस समय कहा जाता है कि अरे कौन फल खाएं, कौन फल नहीं खाएं, पपीता खाएं, नहीं खाएं, दिस दैट, ये सब इशू आता है। आप जो भी खाएं एकदम पका हुआ चीज खाएं। फ्रूट्स जो लें आप एकदम बढ़िया से धो के लें। वेजिटेबल्स जो लें उसको अच्छे से आप पका लें। फल वगैरह को धो के खा लें। जैसे कहता है पपीता नहीं खाना चाहिए, पपीता खाने से ये होता है। आप पका पपीता खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो कच्चा पपीता आप खाते हैं उसको आप पका के खाइए। पकाना इन द सेंस क्या, कुक्ड करके खाएं। अच्छा, कुक्ड खाएं, मतलब सब्जी के रूप में। हाँ, सब्जी के रूप में खाएं। जैसे कि आप स्प्राउट लेते हैं, जैसे अंकुरित चना लेते हैं, अंकुरित मूंग लेते हैं, तो ये सब लेना मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसमें हमें प्रोटीन मिलता है। लेकिन करना क्या है, चूंकि वो हमारा रॉ है, कच्चा चीज है, उससे हमारा इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ा रहेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, उसको थोड़ा सा आप स्टीम कर देंगे, भाप लगा देंगे, या फिर ओवन है तो ओवन में उसको कर देंगे। तो उससे क्या होगा ना कि बैक्टीरिया वगैरह है वो जो है मर जाएगा, तो हम खाएंगे तो हमारा पेट उठ खराब ना हो जाए, इससे बचाने के लिए। और कोई बड़ा इश्यू नहीं है। पेट उठ ना खराब है, पेट खराब हो गया तो उस समय दवा देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे को हार्म कर सकता है। तो ये सब चीज पे ध्यान देना है। फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स लेना है। आप राजमा लीजिए, चना लीजिए, सोयाबीन्स लीजिए, और आप जो है ड्राई टोस्ट वगैरह ले सकते हैं। आप जो भी तेल मसाला और बहुत ज्यादा फैटी ऑयली छोड़ के आप जो लें, और बार बार ले, फ्रिक्वेंट मील ले, और पानी ज्यादा से अपने आप बॉडी को हाइड्रेट करके रखें। यदि फिर भी आपको बार बार उल्टी हो रहा है, ग्लूकोज पानी पीते रहना है। आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट करके रहना है। ये पहली मतलब तिमाही की जर्नी इस तरह से पूरी हो जाती है। हाँ, फिर दोबारे वाले में आप जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं, दूसरी तिमाही में जब आते हैं, मतलब 3 से 6 महीना। जी, 3 से 6 महीने में आते हैं, तो
आपको एक्स्ट्रा नीड होता है, कैलोरी का नीड होता है। कहता है एक्स्ट्रा कैलोरी का नीड क्यों होता है? क्योंकि हमें हमारे बॉडी में जो मैटरनल हेल्थ है, माँ का जो वो बढ़ रहा होता है, आप उसके पेट में बच्चा पल रहा था, उसके सेल्स टिश्यू बढ़ रहे होते, उसको एनर्जी के लिए चाहिए। और आप जो डिलीवरी के समय उसके बॉडी के स्ट्रेंथ और वाइटलिटी को बढ़ाना है, उसके लिए आपको खाना चाहिए, एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए। और जो हम बच्चा होने के बाद जो बॉडी को लैक्टेशन के लिए तैयार करेंगे, मतलब दूध पिलाने के लिए तैयार करेंगे, ये सब चीज के लिए हमको एक्स्ट्रा कैलोरी की नीड हो जाती है। तो ये सब चीज के लिए हमें एक्स्ट्रा कैलोरी, मतलब 300 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर से। हाँ, जैसे मान लीजिए 2000 कैलोरी चाहिए एक्टिव वुमेन के लिए, तो उसके लिए आपको 2300-2400 कैलोरी चाहिए। मतलब 300 कम से कम बढ़ना चाहिए। 300 किलो कैलोरी बढ़ना चाहिए। और जब गर्भवती माँ के बाद जब दूध पिलानी माँ को प्लस 100 और जोड़ देते हैं हम लोग, 300 से 400 कैलोरी उसको दे देते हैं। जी। और चूंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते हैं तो कुछ एनोमेली का और खतरा होता है। और चूंकि हमारा नेचर बहुत स्मार्ट है, नेचर मतलब प्रकृति का बात कर रहे हैं, कोई भी खराब चीज को जन्म नहीं देता है, वो पेट में ही मार देता है। ये हमारा नेचर का ऐसा है। जैसे कोई बच्चा पेट में नुकसान हो जाता है, कुछ जैसे सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ, ये जो डाउन सिंड्रोम में मोटा मोटी ये बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है। लेकिन जो कुछ होते हैं 13 ट्राइजोमी, 18 ट्राइजोमी, ये सब बच्चा जो है पेट में ही मर जाता है। लेकिन इसमें भी मैडम एक बात कही जाती है कि डाउन सिंड्रोम से अगर मतलब पहले अगर पता चल जाए तो क्या मतलब कि उस बच्चे को जन्म न देना ही बेहतर? जी, नहीं देना ही बेहतर है। लेकिन जो महिलाएं जागरूक नहीं है, गांव की जो महिलाएं हैं जी, उन्हें पता भी नहीं चलता है। उन्हें पता क्या चलेगा? वो तो 9वें महीने में आके डिलीवर्ड कराती है अस्पताल में, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? तो वो बच्चा निकलता है। अभी आपको कुछ देर में एक इंसिडेंस दिखाएंगे, एक पेशेंट आई थी, वो आपको दिखाएंगे, अभी है मेरे मोबाइल में। तो अब जो ये जागरूक महिला है उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और जो हमारे नहीं है, जो अभी से जान रहे, तो इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि 18 to 20 वीक में लेवल 2 एनोमली स्कैन होता है, वो हर किसी को करा लेना चाहिए। आप आगे आने वाले खतरों से आप अपने आप को पहले बचा लें। जो 2-3 महीनों में आगे आपको दिक्कत ना हो, आपके बच्चे के भविष्य में दिक्कत ना हो। क्योंकि मान लीजिए एक अपाहिज या अपंग बच्चा पैदा होता है, तो उससे आपके घर परिवार और समाज सब पे एक बोझ होता है, और वो बच्चा खुद पे भी बोझ हो जाता है। तो उससे हम क्यों नहीं थोड़ी सी मतलब अपनी सावधानी बरतेंगे, तो क्यों नहीं हम उससे हम निपट सकते हैं। कुछ एनोमली स्कैन आता है। अब आपके मध्य प्रदेश शहर में भी बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट आ गए हैं, तो हम वो स्कैन करवा लेते हैं, तो उससे हम पहले जान जाते हैं कि हाँ बिल्कुल हो जाता है। और एक्स्ट्रा जो पेशेंट को जरूरत होती है आयरन कैल्शियम, आजकल तो आयरन कैल्शियम सरकार भी प्रोवाइड करा ही रही है। लेकिन हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार आयरन और कैल्शियम आंगनवाड़ी केंद्र से प्रोवाइड कराती है, कृपया कर उसे खाएं। आप लोग उसे रख देते हैं, अरे सरकार आपके लिए खर्च कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उसको खाएं। उसको आप लोग खाते नहीं हैं, हम लोग से पूछते हैं मैडम खाया नहीं खाएं, बिल्कुल आप उसे खाएं। क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा नीड है, आप खाने के अलावा भी जरूरत होती है आयरन कैल्शियम प्रोटीन्स की, तो आप यदि खाने में जो कमी रहेगी वो कम से ऊपर से जो एक्स्ट्रा दिया जाएगा तो आप उससे पूरी हो जाएगी। कुछ लोग समझते हैं कि वैसे ही बांट रहा है सरकार, वैसे बांट रही है, इसका क्या सरकार का कितना खर्च है? कितना खर्च है जी? सरकार जो खर्च कर रही है, हमारे पैसे लेके खर्च कर रही है। लक्ष्य है सरकार हमारा पैसा लेके हमें ही दे रही है, तो हम क्यों ना इस्तेमाल करें उन चीजों को। जी। डॉक्टर असीम प्रकाश लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी, आप दोनों का बहुत आभार। एक चंदन यादव प्रश्न कर रहे हैं, महिलाओं प्राय लिकोरिया होने के पीछे क्या कारण है? धीरे निराला लिख रहे हैं, इस कार्यक्रम से महिलाओं को अपनी मां का धर्म समझेंगी, यह जानकारी अति सराहनीय है। नंदन कुमार लिख रहे हैं, महत्वपूर्ण सलाह। चिंटू कुमार लिख रहे हैं, ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव महिला जो गर्भवती है उसे कैसे रहना चाहिए? ढेर सारी टिप्पणियां, बहुत सारी टिप्पणियां हैं, और हम समझते हैं कि लिकोरिया वाला ले लेंगे। फिर नीतीश कुमार आनंद लिख रहे हैं, नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही है शोभा घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले तो घर में खुशियों के फूल खिले। नारी शक्ति को बिहार सरकार द्वारा बढ़ावा देने का कार्य करना चाहिए। नीतीश कुमार आनंद सुपर लिख रहे हैं। पूजा शर्मा लिख रहे हैं, मैं व्हाट्सएप अच्छा, ये तो कोई प्रश्न आपका नहीं है पूजा जी। हिमांशु शेखर लिख रहे हैं, मधेपुरा टाइम्स के द्वारा सराहनीय है। तो ये एक प्रश्न ले लेते हैं कि चंदन जी जो लिख रहे हैं लिक्विडिया के लिए, मतलब क्या उसकी वजह है और कैसे उसे निपटा जा सकता है? जी बिल्कुल।
देखिए, अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए थे कि लिकोरिया क्या होता है। जी। लिकोरिया जो है हमारा जो औरतों का वेजाइनल डिस्चार्ज है, जो बहुत अमाउंट में 3 to 5 ml जो है पर डे, ये नॉर्मल होता है। यदि इससे ज्यादा होता है तो हम लोग इसको लिकोरिया टर्म्स है, मेडिकल टर्म्स है। चूंकि लिकोरिया जो होता है, ये जो औरतों के जननांग में जो है एक बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, और जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो ग्लैंड से सिक्रीशन बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो इसको हम लोग लिकोरिया कहते हैं। मान लीजिए इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन होता क्यों है? होता इसलिए है कि लड़कियां जो होती है, जो 80% हमारी औरतें हैं गांव में, वो हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं। मासिक धर्म के दौरान पैड का इस्तेमाल नहीं करती, जो सैनिटरी नैपकिन है उसका इस्तेमाल नहीं करती है, वो कपड़े का इस्तेमाल करती है और वही कपड़ा बार बार धो के इस्तेमाल करती है। तो क्या होता है, उससे इन्फेक्शन रेट बहुत बढ़ जाता है। जब इन्फेक्शन बढ़ेगा, ग्लैंड स्टिमुलेट होगा तो आपको डिस्चार्ज ज्यादा हो जाएगा। और कुछ ऐसे जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि आपको होगा कैंडिडा इन्फेक्शन हो गया, ट्रिपेनोसोमा, ये सब का इन्फेक्शन हो जाता है। कैंडिडा इन्फेक्शन वगैरह हुआ, वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस के नाम से जानते हैं। इसमें इचिंग होगा, सोरनेस वगैरह होगा। तो आप हाइजीन मेंटेन करिए। हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हाइजीन मेंटेन करेंगे, आप लिकोरिया से बच जाएंगे। हमेशा औरतों को जो है हमेशा कॉटन का जो अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी भी ये है कि हम सैवलॉन यूज कर रहे हैं, डिटॉल यूज कर रहे हैं, या कोई ऐसा एंटीबायोटिक वॉश यूज कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। हमेशा साफ पानी से धोना चाहिए। आप ये सब हाइजीन मेंटेन करेंगे, कभी लिकोरिया नहीं होगा। जी, चलिए, इस प्रश्न का तो हमें उत्तर मिल गया है। एक हमें लगता है कि गर्भावस्था के दौरान जो है, जो आहार और दिनचर्या है, उस पर भी मैडम ने एक अच्छी जानकारी दी। स्वस्थ शिशु कैसे हो, इसमें क्या और भी कोई सावधानी की आवश्यकता है? देखिए, स्वस्थ शिशु के लिए तो हम लोग बात किए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, कब कब अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। हम लोग देखे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हमें एनोमली स्कैन कराना चाहिए। हमें खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। जो कैलोरी है, जो जैसे कि हमें जो है आपको आयरन के लिए आपको जो हमेशा ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल इस्तेमाल करना चाहिए। मीट, फिश, चिकन वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, जो आयरन का सोर्स है। आपको बीट वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब सोर्स है। ऑलमंड्स वगैरह यूज करना चाहिए। आपको कैल्शियम के लिए है, आपको दूध वगैरह इस्तेमाल करिए, एग इस्तेमाल करिए, योगर्ट वगैरह इस्तेमाल करिए, उससे आपको कैल्शियम की नीड। जी, आप विटामिन सी के लिए साइट्रस फ्रूट वगैरह लीजिए। विटामिन ए चाहिए आपको, विटामिन ए के लिए कैरेट वगैरह और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, सीरियल्स, ग्रेन्स वगैरह इस्तेमाल कीजिए। और फॉलिक एसिड तो पहली तिमाही में ही भी दिया जाता। और जो आजकल ऐसे तो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में तो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन आजकल जो प्लान करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, उसको कंसेप्शन से पहले भी 2 महीना 3 महीना से हम लोग फॉलिक एसिड खिलाते हैं। अच्छा। उसकी वजह से जैसे पहले क्लेफ्ट लिप, ये सब जो होता था, क्लेफ्ट लिप, पैलेट वगैरह जो होता था, वो सब अब नहीं होता, बहुत कम देखने को मिलता है। ये सब इसी फॉलिक एसिड वगैरह हम लोग दे देते हैं, तो इस सबसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह जो डिजीज है वो सब नहीं होता है। तो जब हम पहली तिमाही में जागरूक हैं, दूसरी तिमाही में जागरूक हैं, और जब हम तीसरी तिमाही में इन करेंगे तो हम और भी ज्यादा हमें जरूरत होगी, थोड़ा रेस्ट चाहिए होगा, खाने पीने पे ध्यान देना है, जितनी चीजें अभी बता रहे इस पे ध्यान देंगे तो आपको स्वस्थ शिशु पैदा ही होगा। और लास्ट के समय में आप 15-15 दिन के इंटरवल पे डॉक्टर के पास जाएं, हमेशा ब्लड प्रेशर चेक कराएं, हमेशा वेट को मेजर करवाएं। डॉक्टर वैसे करती ही है, कोई भी डॉक्टर जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा मिले तो डॉक्टर आपको खुद ही दवा देगी, और कब कैसे आना है, कुछ ऐसा वार्निंग साइन है ये बताना चाहेंगे हम। जैसे जब भी कभी मरीज का सर दर्द ज्यादा हो, वॉमिटिंग जैसा लगे, मरीज को ऐसा लगे कि मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पैर फूल रहा है, या बार बार पेशाब आ रहा हो, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी भी लगे कि अंदर जो है शरीर से पानी जैसा जा रहा है, पेशाब जैसा एकदम बार बार निकल रहा है, तो ये सब वार्निंग साइन है। तो खून जा रहा है, यदि थोड़ा भी खून निकले तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये वार्निंग साइन है। यदि कुछ भी बड़ा दिक्कत आने से पहले का ये साइन है, तुरंत डॉक्टर के पास, जो आपके नजदीक के डॉक्टर हैं या जिस डॉक्टर से आप दिखा रहे हो उनके पास जाइए, तो शायद आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, एक सामान्य सा एक बीच में हम प्रश्न लेते हैं कि कुछ कह रहे थे, कोई कह रहे थे कि ओ नेगेटिव माँ है, उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये भी था। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, गर्भवती है, उसके लिए जी, चूंकि ओ नेगेटिव मदर है, तो अब ये भी जानना उनके लिए जरूरी है कि पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उनका पहला बच्चा है,
और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि वो औरत जो भी है पेशेंट, उनका खून नेगेटिव है और मान लीजिए उनके हस्बैंड का खून पॉजिटिव है, क्योंकि जो हमारी 85% जो पॉपुलेशन है वो आपको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और 50% ही पॉपुलेशन जो है 15% पॉपुलेशन ही नेगेटिव है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जो है वो मान लीजिए कोई भी ब्लड ग्रुप है तो RH पॉजिटिव है। तो ये जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो ये जो बच्चा जब ये बच्चा होगा 9 महीना पूरेगा तो ये बच्चा होगा। जब ये बच्चा होता है तो बच्चे का खून का जांच कराया जाता है, ब्लड ग्रुप कराया जाता है। यदि माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप मैच कर गया इन द सेंस कि माँ नेगेटिव है और बच्चा नेगेटिव है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब ठीक है। चूंकि हस्बैंड पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो बच्चे के पॉजिटिव होने के चांसेस बनेंगे। तो यदि माँ नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो कुछ ऐसे एंटीबॉडी हैं बच्चा होने के तुरंत बाद माँ में बनने लगते हैं, जो कि आगे आने वाले बच्चे के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। इसके लिए कुछ दवाइयां आती है जो कि बच्चा होने के 72 घंटे के अंदर में माँ को देना पड़ता है, ठीक है। तो इस सब चीज के लिए जागरूक उनको, अब नाम भूल गए हम, क्या नाम है उनका, तो ये जानना होगा आपको। आजकल क्या होता है ना, वो एंटी-SD जो है मेडिसिन है वो आपको देना पड़ता है, 28 वीक में ही डॉक्टर दे देते हैं। कि कभी कभी क्या होता है ना, पेशेंट मिस कर जाता है, बच्चा होता है भूल जाता है कि डॉक्टर ने क्या कहा नहीं कहा, अरे ऐसा ही होता है, अरे डॉक्टर ने कह दिया कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो आप डॉक्टर के पास बार बार जाएंगे या नहीं जाता है बाद में, तो हम लोग 28 वीक में ही दे देते हैं ताकि आने वाले समय में उनको दिक्कत ना हो। ये जो बच्चा है इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगला जो दूसरा तीसरा बच्चा उसके नुकसान होने का खतरा रहता है। इसीलिए इस चीज के लिए हम लोग पहले से दे देते हैं। यदि नहीं दिलवाए हैं तो 72 घंटे के अंदर में, बच्चा होने के 72 घंटे के अंदर में, जैसे मान लीजिए आज बच्चा हुआ तो 3 दिन के अंदर में बच्चे का ब्लड ग्रुप जांच करा लेना है। माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप मैच कर गया तो सुई देने की आवश्यकता नहीं है। माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया तो माँ को सुई देना और 72 घंटे के अंदर दे देना, ताकि दूसरा तीसरा बच्चा हो उसको नुकसान होने का खतरा ना हो। जी, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चूंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो वो पॉपुलेशन हमारा कम है, तो हमारे ब्लड बैंक में भी कभी कभी नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है। नेगेटिव है भी तो O है, A भी है, B है, A है, क्या है ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि जो है वही मैच कराना उनसे। तो आप अच्छे से खाना पीना खाएं, हरी सब्जी लें, दूध लें, चुकंदर लें, खांसी नहीं है तो केला लें, हरी पत्तेदार सब्जी लें, अंडा, मीट, मछली, फिश वगैरह लें। ये सब अच्छा सोर्स है आयरन का, ताकि आपको खून की कमी ना हो। खून की कमी होगी तो नेगेटिव ग्रुप मिलेगा नहीं, आपको तकलीफ हो जाएगी। क्या पता कि प्रेगनेंसी, बच्चा होने के दौरान खून ज्यादा जाए कम जाए। हम तो उम्मीद करते हैं कि आपका डिलीवरी अच्छे से सही सलामत हो। रीना यादव प्रणाम करती हैं नीरज कुमार गुप्ता जी। आप 2 बार पूछ रहे हैं, हमें लगता है कि आप लिकोरिया के बारे में आप पूछ रहे हैं कि कैसे सही होगा। तो इसके बारे में आप जब खत्म होगा तो इसे आप थोड़ा सा बैक करके देखेंगे, उस पर जो है काफी चर्चा हो चुकी है, पहले ही प्रश्न वो आ चुके हैं। उसके यदि लिकोरिया ज्यादा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा पेशेंट का एज क्या है, कितने दिनों से है, ये सब चीज देखने के बाद ही होगा। यदि ज्यादा है तो किसी नजदीक के डॉक्टर से जाके उनको मिलना पड़ेगा, क्योंकि लिकोरिया है तो दोनों पार्टनर को ट्रीट करना पड़ता है। और लेकिन कारण जानना है कि लिकोरिया का कारण क्या है, उसके बाद इस पे बात हो सकती है। मिथिलेश कुमार लिखते हैं बहुत बहुत अच्छा मैडम। नीरज कुमार जी, सिंटू कुमार यादव भी कमेंट करते हैं। हाँ जी, ये सिंटू कुमार यादव जी का प्रश्न था और उन्होंने ही कहा कि जी मैडम मेरे यहाँ O नेगेटिव महिलाएं हैं। और अनीता सिंह लिखती हैं मधेपुरा को मधेपुरा टाइम्स जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए राकेश सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सिंटू कुमार यादव लिखते हैं जी पहला बच्चा जो हुआ उसका सर बड़ा है O नेगेटिव की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उनको जो दूसरा कारण हो सकता है। नहीं, दूसरा कारण बिल्कुल है। कारण दूसरा है, सर बड़ा है तो उसके लिए तो खैर अब दिखाना पड़ेगा उनको डॉक्टर से, बच्चे वाले डॉक्टर से उनको बाहर जाके दिखाना होगा। IGMS वगैरह हम जाके एक बार दिखवा देते। हम एक प्रश्न हम लेते हैं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इन दिनों है, और थोड़ा सा हम समझते हैं कि आम लोगों की जो सोच है इस प्रश्न पर वो भी कुछ अलग तरह की है कि
डिलीवरी की परिस्थितियां जो है वो सामान्य, पहले जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी पहले जितनी भी होती थी वो नॉर्मल डिलीवरी, अभी सिजेरियन वाली जो डिलीवरी का जो अभी जो ये चला है प्रचलन ही कहे, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में सिजेरियन अक्सर जो है ये कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ये जो है एक जो है ये डॉक्टर जो है ये पेशेंट से कुछ जो है वो मतलब ये सही पैसे नहीं, के लिए सही नहीं, पैसे के लिए किया जाता है, जी, जी पैसे के लिए जी, किया जी, करते जी, हैं, ये आगे बढ़ा ऐसा देते हैं। ऐसा हम लोग भी सुनते हैं कि मैडम नॉर्मल जी, डिलीवरी करा लीजिए, जी, आप सिजेरियन का पैसा ले जी लीजिए। जी देखिए ऐसा नहीं है कि आजकल सिजेरियन, ठीक है सिजेरियन के रेट बढ़े हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो इस नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में आपको ये समझना होगा कि पहले नॉर्मल डिलीवरी होता था और आजकल नॉर्मल डिलीवरी होते तो है ही, पर सिजेरियन का रेट पहले से ज्यादा बहुत टाइम बढ़ गया है, सही बात भी है। जी तो आपको एक पहलू पे ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि पहले जो बच्चे के मरने का रेट था और माँ के मरने का रेट था उसमें भी बहुत कमी आई है। मोर्टिलिटी रेट जी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो पहले जितना ज्यादा था आज कितनी कमी आई है इस पे भी ध्यान देना। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले बच्चे कितना मरते थे और आज कितना जी मर रहे हैं उस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारे पहलू हैं नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी के। अब हमें ध्यान है थोड़ा सा जो याद आ रहा है मुझे कि जो 1972 वगैरह में जो IMR मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था, मुझे जितना याद है कि 139 पर 1000 लाइव बर्थ था। और आज के डेट में जो 2021 या 1920 का रेशियो है, जो रेट है 28 to 30 का है, जैसा मुझे ध्यान है 28 to 30 है। जहां हम 139 वगैरह में थे 1972 में, हम 2019 में 27-28 पे आ गए हैं। तो हमारे बच्चे के मरने के रेट कितने कम हुए? जी बिल्कुल। इस पे भी तो ध्यान देना होगा। मतलब कि बच्चे को बचाया जा रहा है, माँ को भी बचाया जा रहा है। अब माँ के मरने की रेट की भी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा बच्चा जितना मरता था आज मेरा बच्चा उतना नहीं मर रहा है। पर 1000 लाइव बर्थ जहां 139 था वो आज 28 से 30 पहुंच गया है। तो हम उस चीज में तो आप आगे आए हैं, हमारा बच्चा को उतना नहीं मरने दे रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारी माँ जो प्रसव के दौरान मरती थी, पहले बहुत पहले की बात कर रहे हैं, इस पे मुझे याद नहीं है, 319 या 320 पर लाख जो डिलीवर्ड होता था उसमें 319 या 320 माएं मर जाती थी। लेकिन इधर जो 19-20 का जो सर्वे वगैरह है उसमें 113 मरती है। इस तरह की बात कर रहे हैं बिहार और जो हमारा बहुत ज्यादा बैकवर्ड स्टेट जो है 113 या 115 मतलब बड़ा अंतर आया है। हाँ, इसमें बड़ा अंतर आया है। उसका कारण है सिजेरियन डिलीवरी। जब इसीलिए सिजेरियन डिलीवरी हो रहा है कि जो हमारा बच्चा पेट में है उस पर क्या रिस्क है हम उसको पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा बच्चा यदि नॉर्मल डिलीवरी से होगा तो हमारा बच्चा मर सकता है। तो उस स्थिति में हम लोग सिजेरियन में चले जाते हैं। बच्चे की भी जान बची और माँ की भी जान हाँ, और ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस नॉर्मल डिलीवरी में माँ को ये रिस्क हो सकता है, तो हम उस समय हम लोग बाईपास कर लेते हैं, हम लोग सिजेरियन पे चले जाते हैं। तीसरा कंडीशन ये होता है कि आजकल जो है कि शहर के एरिया में अर्बन में क्या होता है कि थोड़ा लेट एज में मैरिज होता है और लेट एज देता है पहला बच्चा पैदा करने में। तो उस समय भी रिस्क नहीं लेता है, तो उस समय भी सिजेरियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा चौथा पॉइंट ये है कि आजकल एक बच्चा पैदा करने का सिस्टम हो गया है कि लेट मैरिज करता है, लेट प्लान करता है बच्चा पैदा करने के लिए। उस समय पेशेंट और उसके घर वाले भी नहीं चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो इतनी दिक्कतें आएगी उससे हम पहले ही डॉक्टर से सलाह लेके वो सिजेरियन करवाते हैं। और कोई लिटिगेशन में नहीं पढ़ना चाहता है, ना डॉक्टर ही पढ़ना चाहता है, ना ही उसका अटेंडेंट चाहता है, नहीं एकदम पेनलेस हो, हमारा मरीज को कोई दिक्कत ना हो और हो जाए। ये एक कारण है सिजेरियन बढ़ने का। दूसरा है कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं आजकल कि जब बच्चा पेट में होता है और जब हम लोग नॉर्मल डिलीवरी में पेशेंट को दिए होते हैं, जब हमारा नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस चल रहा होता है, पेशेंट को पेन में है, बार बार हम लोग मॉनिटर करते हैं, तो पहले उतने सारे इंस्ट्रूमेंट थे नहीं। अब बहुत सारे फिटल डॉपलर आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी हो गए कि दर्द के दौरान भी हम लोग पता करते हैं कि हमारा बच्चा जो है दिक्कत में जा रहा है। तो उस दिक्कत में जाने से पहले ही हम लोग ये उसके गार्जियन को या पेशेंट को बताते हैं कि देखो भाई आगे नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बच्चे को दिक्कत हो सकती है, बेहतर है कि आप सिजेरियन करवा लो। ये सब सारे पॉइंट है, इससे सिजेरियन डिलीवरी बढ़ा है।
तो सिजेरियन डिलीवरी बढ़ा है तो आपका बच्चे के मरने के रेट घटे हैं, माँ के मरने के रेट घटे हैं। तो ये सब बातों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बनस्पत की सिजेरियन डिलीवरी बढ़ गया है और डॉक्टर्स को ही 100% आप बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ कमाई का जरिया वो है ना, बिल बढ़ाने के लिए कर रही है, सिर्फ ऐसी बात नहीं है। एक्सेप्शन हमेशा होता है, हर जगह होता है, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं ना, आप भरोसा करके किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, ढेर सारी और खास के हमारे एरिया के डॉक्टर हाँ, इस तरह की बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा एरिया कॉर्पोरेट जैसा काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम तो नहीं समझते हैं कि ऐसा होता हो। आजाद रूट्स लिख रहे हैं, मैडम आपका नया क्लिनिक कब तक बन जाएगा? बनेगा जल्द बनेगा। और हमें लगता है कि बड़ी उम्मीद है बहुत सारे लोगों को कि मैडम का नया क्लिनिक जो एक बड़ा और आप लोग ज्यादा सुविधा के लिए इतना ट्रस्ट किए हुए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बड़ी भीड़ जब भी यहाँ जब ऐसे क्लिनिक में जब बड़ी भीड़ रहती है, चूंकि लोगों को लगता है कि क्लिनिक भले ही कम फैसिलिटी में इतना ट्रस्ट किए, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। फैसिलिटी कम है, लेकिन कम से कम डॉक्टर कम से कम भरोसेमंद वहां डॉक्टर है जो कि कुछ नहीं होने देंगे, सब कुछ सुरक्षित रहेंगे। हम बता दें कि अपने भी परिवार की, मेरे परिवार की जितनी भी जो होती है, जो भी इलाज डॉक्टर नायडू मैडम के यहाँ ही होती है, हम भी करवाते हैं वहीं, हम भर्ती भी करवाते हैं, डिलीवरी भी वहीं होती है मेरे परिवार की। तो विशनपुर बाजार पंचायत लिख रहा है, किस तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाए? हमें लगता है कि आपका जो प्रश्न था शायद कहीं पीछे चला गया है, क्योंकि ढेर सारे प्रश्न जो है नए, हम जब इसे ये करते हैं, टैप करते हैं, तो कुछ प्रश्न पीछे चले जाते हैं। हमें लगता है नीरज कुमार गुप्ता शायद उसी लिक्विडिया के बारे में ही कह रहे हैं क्या? यस, वही चीज है। लिक्विडिया और दांत गिरना वो हिंदी टर्म है। हाँ, हिंदी टर्म है। नीरज जी वही चीज है। नीरज जी ऐसे कर रहे हैं, ठीक है सर, मैडम जी से मिलते हैं फरवरी में, और हमें लगता है वही चीज है, इसीलिए हमने कहा कि आप नीरज जी कल आ जाइए मेरे क्लिनिक पे, आपसे हम बात कर लेंगे शाम में 6 बजे के बाद। बिल्कुल आप आइए, बिल्कुल आ जाइए नीरज जी कल। सतीश धीरेन्द्र जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर एपिसोड। सतीश चंद्र यादव लिख रहे हैं, थैंक्स टू मधुपुरा टाइम्स टीम। चंदा कुमारी लाइक कर रही हैं। रचना वर्मा लिख रही हैं, मैम आजकल लेडी भी बहुत सुख सुविधा में रहने लगी है और कोई काम नहीं करती है और आगे फैक्टर भी होता है। अच्छा, एक चीज जैसे कि रचना भी लिख रही हैं और बड़ी जिम्मेदार, जैसा हम जान रहे हैं, पुरानी हमारी पाठिका है ये रचना वर्मा, और बड़ी जिम्मेदार है और बिल्कुल फ्रैंक लिखती है, चाहे महिलाओं के खिलाफ ही लिखना पड़े तो ये लिखती है। एक चीज जैसे कि एक सवाल उठता है कि जो इसमें जैसे आराम की सलाह दी जाती है गर्भावस्था के दौरान, जी तो आराम कितना और काम कितना? बिल्कुल नहीं, आराम की सुविधाएं नहीं। डॉक्टर ये नहीं कहता आप बेड रेस्ट में रहो, जब तक डॉक्टर्स को कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखता है तो कभी बेड रेस्ट की सलाह नहीं देता। 2-3 ही कारण होते हैं जब बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है ना, तो वो एक्सक्लूसिवली डॉक्टर पेशेंट को और उसके घर वाले को बता दिया जाता है। वरना आप रेगुलर का जो काम है, घर का छोटा मोटा काम है, वो आप करिए। बहुत ज्यादा भारी काम नहीं करना, बहुत ज्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ना, बहुत ज्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ना, बहुत एकदम आप खूब एकदम ब्रिस्क एक्सरसाइज कर रहे हो, वो सब नहीं करना है। डेली का जो काम है, खाना पकाना, काम करना, यदि ऑफिस जाती हैं तो ऑफिस जाइए। बहुत लंबी जर्नी नहीं करनी है, करनी है छोटी जर्नी करनी है, वो भी रेल वाला रूट ज्यादा प्रेफर्ड रूट होता है जाने के लिए। और बेड रेस्ट कभी नहीं बोलता। हाँ, लास्ट के जो 1 महीने होते हैं उसमें हम लोग थोड़ा रेस्ट बोलते हैं कि आप 8 घंटे की नींद अच्छी लीजिए रात को और 2 घंटे की दिन की नींद लीजिए, यही बोलते हैं। और घर का जो छोटा मोटा काम है सब करिए। बेड रेस्ट के लिए एक स्पेशल इंडिकेशन होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं कि आप इसमें बेड रेस्ट में रहो। नहीं, सिजेरियन डिलीवरी, रचना वर्मा जी इस सेंस में बता रही हैं जी। उनका कहना भी सही है कि आजकल की लड़कियां काम बिल्कुल वो काम करना नहीं चाहती। अरे आप काम करिए ना, करना क्या है आपको? घर में काम नहीं करेगी तो समय आपका व्यतीत कैसे होगा? काम करिए, पढ़ाई करिए। इतने सारे आजकल तो पढ़ने की इतना ज्यादा सोर्स हो गया, आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब देखिए। अरे पढ़ना क्या, ये मोबाइल में देखना क्या, ये जरूरी है कि आप उसमें क्या इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, उससे आपको फायदा होगा जी। हमें लगता है ये जो कि हो सकता है कि जो कुछ जो है ये एक प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये आराम करने का एक जो है खोज भी लेती है क्या? कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर, कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर ठीक है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जो आपको कोई जो है कोई प्रेग्नेंट लेडी कहती है कि आप कह दीजिए कि जो इनको आराम की जरूरत है, ऐसा एक्चुअली ऐसा तो क्योंकि रचना ही लिख रही है आज की लेडी काम नहीं कर रही है। रचना तुम्हारी बात, इन सब बातों को फेस हम लोग रोज करते हैं। खैर एक्सेप्शन हर जगह होता है, लेकिन काम करना चाहिए। जी। लेकिन हल्का काम
करना जी, चाहिए, जी, भारी जी। काम ना करें, लेकिन जी, काम जी। लगातार करते जी, रहें। जी। चिंटू कुमार यादव लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, चूंकि चिंटू कुमार यादव का ही प्रश्न था वो निगेटिव वाला, तो इनको जो है वो जवाब मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सही सुझाव देने के लिए। ओपी यादव लिख रहे हैं, मैम एक बार कॉल मी प्लीज। ओपी यादव नंबर भी दे रहे हैं, ओपी यादव है। अगर हम इनका कोई वैसा तो नहीं लगा। कुंदन कुमार लिख रहे हैं, मासिक धर्म समय समय पर नहीं आ रहा, उम्र 25 साल है, परिवार नियोजन के भी 3 साल हो चुके हैं, क्या कारण हो सकता है? जी जी जी, कुछ हार्मोनल दिक्कत आ जाती है, परिवार नियोजन भी हो चुका है, हार्मोनल दिक्कत आ सकती है, तो आप पहले आके कुछ हार्मोन्स है उनका जांच करवा लें, तो फिर देखा जाएगा कि किस वजह से नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा जी। चिंटू कुमार गुड नाइट सर मैडम। आलोक कुमार गुड नाइट। नीरज कुमार गुप्ता ओके सर, उन्हें जवाब मिल गया है। अच्छा ओपी यादव लिख रहे हैं, मैम 1 येट एक्सप्रेशन है, आप मुझे रख 11 ईयर एक्सपीरियंस है, आप मुझे रख अच्छा अच्छा उसके लिए अच्छा अच्छा चलिए इस लाइव के बाद वो सब हमें लगता है कि इस दौरान जो है हमें लगता है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वो लिख रहे हैं, वो जो मुझे जी, रख जी, सकते वो हैं print रहने mistake के लिए। में जी है। जी जी। संतोष जयसवाल संत लिखते हैं, अच्छा अच्छा डॉक्टर हम अच्छा अच्छा डॉक्टर हम 10 सिजेरियन करवाए हम। आकाश वर्धन लिख रहे हैं, थैंक्स मध्य टाइम्स। यूसुफ खान ओके सर। दीपक सोनी धन्यवाद मध्य। रचना वर्मा जी मैम। रचना वर्मा। नीरज कुमार गुप्ता नहीं मैम अभी नहीं आ पाएंगे, फरवरी में मैं ड्यूटी पर हूँ। नीरज कुमार लगता है कि नीरज कुमार गुप्ता जी बाहर हैं, बिल्कुल आइए जब आप सुविधा अनुसार एकदम आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम याद रखेंगे। अच्छा अच्छा हाँ नीरज कुमार गुप्ता नाम जी, आपका नाम याद बिल्कुल रहेगा। याद रहेगा। आप बता देंगे वहां कि हम मैम लाइव में एमटी लाइव में हम जो बिल्कुल, है जब भी आप आए एमटी लाइव में हम जी। बात किए थे आपसे, वो है। अरशद आलम लिख रहे हैं, गुड। ओपी यादव लिख रहे हैं आई एम। ये चलिए ये रिप्लाई यस या नो, अभी रिप्लाई देने का समय नहीं है ओपी यादव जी की। 1 ईयर एक्सपीरियंस मुझे आप अपने जगह दिला सकते हैं, ये आप वहां जाकर के मिलेंगे। रचना वर्मा लिखते हैं, मैम एक क्वेश्चन है। हाँ रचना आप क्वेश्चन करें। यादव अशोक यादव प्रणाम कर रहे हैं। चांदनी वाइसेज करते बहुत कुछ सीखे समझे हम, धन्यवाद। आकाश वर्धन थैंक्स टू मध्य प्रदेश, थैंक्स फॉर मध्य प्रदेश। रचना वर्मा लिख रहे हैं 1 मंथ प्रेगनेंसी है और अभी अभी लाइटली ब्लड आता है, मैम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? 1 मंथ प्रेगनेंसी है, अभी लाइटली ब्लड। थोड़ा सा ये कहना चाह रही कि थोड़ा ब्लड आया है, तो थोड़ी देखिए इसके लिए सबसे पहले मिलना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। ब्लड आना थोड़ा खतरे का है कि बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है या नहीं ग्रो कर पा रहा है, तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराना एकदम जरूरी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत वाली बात है, एकदम दिखा लें, एकदम दिखा लें जी जी। अखिलेश कुमार लिख रहे हैं, थैंक्स टू एमटी लाइव। मंतोष कुमार गुड। दीपक सोनी नायडू मैडम बच्चे की देखभाल कैसे करें इस बारे में भी बताएं। दिनबंधु कुमार कह रहे हैं, मैडम जी ग्रामीण इलाकों से अच्छी, मैडम जी ग्रामीण इलाकों से अच्छी तरह रूबरू है और पेशेंट की बातों को अच्छी तरह से समझती है और उनको अच्छी तरह समझाती है, इसलिए पेशेंट को मैडम जी पर इतना आशा और विश्वास है। बिल्कुल हमने भी कई बार देखा है कि हमारी जो स्थानीय बोली है, जो भाषा है, उसमें भी हमने मैडम को देखा है बात करते हुए, क्योंकि हम समझते हैं कि तब ही जो है खुल करके जो है पेशेंट कुछ बता पाएंगे और पेशेंट से उस तरह बात करने से जो हमें लगता है कि वो एक सही तरीका है किसी भी डॉक्टर का, कि पेशेंट से कितनी बातें ले लें, पेशेंट कितना खुल के अपनी समस्या कह सकें। जी, जी। हमें लगता है कि इसके लिए इस तरह से बात करनी जरूरी है। रचना वर्मा थैंक्स मैम लिखती है, हम एक जैसे कि एक बड़ा जो है कॉमन कहें कि इन दिनों जो है महिलाओं में कैंसर वाली बात भी महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ में जुड़ी है और कैंसर की समस्याएं भी, तो ये किस किस तरह के कैंसर महिलाओं में देखने को मिल सकते देखिए हैं? अभी 2 कैंसर बहुत ज्यादा है, एक ब्रेस्ट कैंसर और एक सर्वाइकल कैंसर। पहले सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा था, लेकिन अब लोग उसके लिए थोड़ा जागरूक हो गया है, तो सर्वाइकल कैंसर का रेट कमा है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर हमारा बढ़ रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत सारे कारण हैं कि क्यों होते हैं, और बहुत आसान होता है कि उसको हम जल्दी से पता कर लेते हैं। हम महिलाओं और लड़कियों को भी ये बताना चाहेंगे कि खुद से सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए अपने ब्रेस्ट का। हमेशा हर महीने अपने ब्रेस्ट का एग्जामिन आप करिए और हमेशा ये देखिए कि आपके ब्रेस्ट में जो पहले
जैसा आपको पता चल रहा था, कहीं कोई गांठ कुछ पता तो नहीं चल रहा है। यदि कुछ ऐसा महसूस हो, एबनॉर्मल महसूस हो, तुरंत जाके डॉक्टर से मिलिए, चाहे औरत हो चाहे लड़कियां हो, सबके लिए ये बात है। क्योंकि 1% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में मरता है ना, वो ब्रेस्ट कैंसर से ही मरता है, और ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। और हम उसको, और ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है कि यदि पहले पता चल जाए तो हम उसका अच्छा ट्रीटमेंट है और तुरंत ठीक हो जाती है, उसके लिए इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी कहीं भी कोई गांठ हो और वो बहुत हार्ड हो, ब्रेस्ट का जो स्किन है वो खराब दिख रहा हो, कलर चेंज हो गया हो, कलर इन द सेंस जैसा लगे कि जैसे संतरा का जो कलर होता है, जैसा उसपे दाना दाना जैसा दिखता है वैसा तो नहीं हो गया, निपल अंदर धंस तो नहीं गया है, दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं इस सिरे पे कोई गांठ तो नहीं है, कांख के नीचे कोई गांठ तो नहीं है, ये सब चीज हो तो तुरंत जाके डॉक्टर से आप मिलिए। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर पे ध्यान देने की जरूरत है, कि जनरली इन लोगों में होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि जिसके परिवार में कैंसर होता है, परिवार इन द सेंस मैटरनल परिवार, जैसे कि माँ हुई, मौसी हुई, नानी हुई, यदि नानी मौसी माँ वगैरह हुई, इस सब में यदि कभी कैंसर का हिस्ट्री रहा हो तो इन लोगों को तो बिल्कुल अपना जांच कराते रहना चाहिए। जो लेडी 60 ईयर से प्लस होती है, उसमें यदि कोई गांठ हो गया तो उसमें कैंसर होने की संभावना रहती है। और ब्रेस्ट में यदि कोई गांठ है तो जरूरी नहीं है कि वो कैंसर हो, जी जरूरी नहीं है वो कैंसर हो। उसका सिंपल सा जांच होता है, पहले तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर खुद बता देंगी कि हाँ ये जांच कैंसर होगा या नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, क्या 40% तक केस जो है ना क्लिनिशियन से भी अनडायग्नोज्ड हो जाता है, तो उस स्थिति में अल्ट्रासोनोग्राफी, मेमोग्राफी और भी बहुत सारी जांच है वो की जाती है। और जो एक रिस्क फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का, कि जो नली मतलब जो औरत कभी मां नहीं बनी है उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस होते हैं। और वो औरत जो लेट से बच्चा पैदा की है, मतलब फर्स्ट जो बच्चा हुआ वो 30-35 साल के एज में हुआ है, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस ज्यादा होते हैं। और वो औरतें जिसको जो कभी बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं, मतलब रिस्क है ये सब, जरूरी नहीं कि उनको हो ही जाएगा, ये सब रिस्क है कि जो दूध नहीं पिलाती है, जो लेट एज में बच्चा पैदा करती है, जिसको बच्चा नहीं हुआ, ये सब चांस होता है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं होती है। और जो लेडी स्मोकिंग करती है, अल्कोहल वगैरह का कंजम्पशन करती है, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस होते हैं। और कुछ महिलाएं जो होती है जैसे 25 ईयर्स से पहले ही बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब कि बच्चा नहीं होने वाली दवा, तो जिसमें प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होता है, फिर उतना बताना जरूरी नहीं है। तो वो सब 25 साल से पहले 4 साल 5 साल तक लगातार इस्तेमाल करती है, तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस होते हैं। तो ये सब चीज ध्यान देने की जरूरत है। जब भी ब्रेस्ट में कहीं कोई लंप लगे, डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर खुद बता देंगे कि उसको आगे क्या करना है। तो इस तरह से आप जागरूक होंगे तो ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। अब दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ कारण होते हैं। जैसे कि उसका रिस्क फैक्टर होता है जो लड़कियां 20 साल से पहले मां बन जाती है, 20 साल से पहले लड़कियां उसके लिए एक रिस्क फैक्टर होता है। और जो जल्दी जल्दी बच्चा पैदा होता है, गैप नहीं हो पाता बच्चा पैदा करने में, साल 1.5 साल 2 साल में 2-4-5 बच्चे पैदा कर लिए। फिर हो गया कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती है, उसको बहुत सारा, एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, वो बहुत ज्यादा सर्वाइकल कैंसर का कारण होता है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, मतलब जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जिसको कोई ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह, कभी कुछ कोई भी ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ हो, तो वो सब में काम होता है। और हर चीज में एक फैक्टर जरूर होता है, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ये सब चीज से ये कोई भी कारण होता है ये होने का। और चूंकि सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या है ना कि आजकल पैप टेस्ट आता है, पैप स्मीयर टेस्ट होता है, जो कि एकदम स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। हर 30 ईयर से प्लस की लेडी को हर साल ये टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि कैंसर होने से पहले आपको ज्ञात हो जाएगा कि कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। यदि डॉक्टर को ऐसा लगेगा कि इसको ऐसा है, आशंका अगर है तो पता चलेगा। हाँ, स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। हाँ, उससे ये पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला, उसके हिसाब से डॉक्टर प्लान करते हैं कि हमें क्या करना नहीं चाहिए। तो इससे हम बच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आजकल सारी सुविधाएं मौजूद है। ऐसा नहीं कि मधेपुरा जैसे रूरल एरिया में पैप स्मीयर की सुविधा नहीं है, बिल्कुल है। 30 या 30 प्लस की जो भी महिलाएं हर साल पैप स्मीयर टेस्ट कराएं, तो उससे आप सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। अभी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात की, तो उससे भी बच सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है इसके लिए। जी
चुनचुन कुमार लिख रहे हैं, हाय मैडम, व्हाट इज द राइट एज ऑफ मैरिज ऑफ इंडियन विमेन प्लीज टेल। अरे विमेन के लिए तो सरकार ने हमें बोल ही दिया गया कि 21 साल में शादी करनी है तो बिल्कुल 21 साल में ही शादी करें। लड़कियों का जो एज है बिल्कुल 21 साल में मेंटल और फिजिकल जरूर मैच्योर हो जाता है और शादी करने का उम्र होता भी है। संतोष जायसवाल संत लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मैडम जी को कई बार मिल चुके हैं, बहुत पेशेंट को लेकर गए हैं, मैडम जी बहुत अच्छा इलाज कर रही, धन्यवाद मधेपुरा टाइम्स। ओपी यादव लिख रहे हैं GIS, अच्छा नहीं, जिस लेडी को, दरअसल ये जो रोमन में जो लिपि में जो लिखी जाती है तो इसमें पढ़ने में कभी कभी परेशानी भी हो जाती है। ये देवनागरी में ना हिंदी जो है लिखने पर सब कुछ साफ रहता। जिस लेडी को 3 या 4 डे तक ब्लीडिंग होता हो उसका क्या रीजन है? नहीं समझ पाया। 3 से 4 दिन यदि मासिक धर्म चलता है तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। इंजीनियर शाहनवाज अहमद कर रहे हैं, गुड पोद्दार आशीष आर्यन, आप मधेपुरा की शान है मैडम, आपकी तारीफ में। थैंक यू सो मच। रिया शर्मा कमेंट कर रहे हैं, संतोष जायसवाल संत कह रहे हैं सिजेरियन डिलीवरी को कैसे रोका जाए। ये देखिए रोकने वाली बात हम समझते हैं कि नहीं है, जहां आवश्यकता है सिजेरियन वहां बच्चे की जान, जैसा मैडम ने बताया कि बच्चे की जान बचाने के लिए, माँ की जान बचाने के लिए जहां आवश्यक है वहां तो आवश्यक वही होता है सिजेरियन। लोगों में ये कॉन्सेप्शन हो गया है कि डॉक्टर पैसा के लिए करता है, समय आपको उतना ही दिया जा रहा है, पैसा इंपॉर्टेंट है कि आपका भरोसा मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जान बचाना भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर पेशेंट का जो भरोसा है वो इम्पोर्टेंट है। जी जी। पोद्दार आशीष आर्यन प्रणाम करते हैं। मंतोष कुमार लिख रहे हैं, मेरे समझ से बहुत अच्छी मैम है, मैं भी 2012 से जाता हूं, मैं अपने फैमिली की सब का इलाज करवाता हूं उनके। मैम अधिक अच्छा, ये तो कार्तिक कुमार, ये तो लिकोडिया पर तो चर्चा हो चुकी है। आप जब लाइव को समाप्त होने के बाद आप बैक करके जाएंगे तो इस पर जो है डिटेल में चर्चा हो चुकी है। चलिए, एक बीच में जो है इंजीनियर राजीव रंजन एक जो है एक खबर जो है वो मेडिकल से जुड़ी हुई खबर, दुखद खबर कहते हैं कि नहीं रहे त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल के पूर्व प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर रामप्रीत रमन, RP रमन, विनम्र श्रद्धांजलि। चलिए, हम भी MT लाइव की तरफ से भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप जो सूचना दे रहे हैं इंजीनियर राजीव रमन, दुखद है। रचना वर्मा लिख रही है, फीडिंग नहीं करने से भी होता है मैम। अमरेश कुमार अमर लिख रहे हैं, मैडम पहली बार अपनी पत्नी को दिखाया, आपकी 4 महीना से प्रेग्नेंट है, आप क्या डॉक्टर का संरक्षण में इलाज कराना चाहिए? ये तो पहले भी हो चुका है कि बिल्कुल आप नियमित रूप से मिलते रहें, क्योंकि कब क्या परेशानी होगी ये तो कोई नहीं जानता। सदर अस्पताल, यहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेज है, वहां भी जाकर आप दिखा। और ये लिख रहे हैं कि पहली बार हम अपनी पत्नी को आपसे दिखाए, इस बार 4 महीना से प्रेग्नेंट, पहली बार दिखाए तो इस बार भी जाइए, आप जरूर दिखाइए। अखिलेश कुमार लिख रहे हैं, परिवार नियोजन की एज क्या होनी चाहिए मैडम? क्या इसके लिए क्या एज होनी चाहिए? जब आपका फैमिली कंप्लीट हो गया तो करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। पोद्दार आशीष आर्या जो है वो लिखते हैं, फिर आशीष वर्धन लिखते हैं, थैंक्स मैम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वंदना जायसवाल वंदना लिखती है, ये भी तो इस पर तो चर्चा हो चुकी है मैडम, सिजेरियन डिलीवरी कैसे रोका जा सकता है, इस पर वंदना जी चर्चा हो चुकी है। नीरज जी, आपका नीरज कुमार गुप्ता लिखते हैं, मैडम एक और सवाल है, एक महिला को बच्चादानी में सूजन है, उसका इलाज तो बहुत जगह से करा चुके हैं, सहरसा से कुछ नाम लेती हैं वो, लेकिन जब तक दवाई चलता है तब तक ठीक रहता है, लेकिन कभी ओटी के पास दर्द होता है, एक हमें लगता है कि नाभि के नीचे दर्द होता है, तो आप दिखाएं अच्छे से, दिखा लें। हाँ, दिखाएं अच्छे से। आचार्य गोपी पंडित महाराज लिखते हैं, जय हो। मनीषा यादव लिखते हैं, थैंक्स मैम इतनी सारी जानकारी देने के लिए। कोविड के समय में प्रेग्नेंट वुमेन को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मनीषा जी, हम आ रहे हैं आपके सवाल को लेकर के। आसिफ रेहान करें, डॉक्टर साहब नॉर्म, डॉक्टर आलोक यादव लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर और डॉक्टर नायडू मैडम जी को। आकाश वर्धन लिख रहे हैं, धन्यवाद मैम अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए, थैंक्स फॉर द रिपोर्टर। वंदना जायसवाल वंदना लिख रहे हैं, मैम लव यू। नीरज कुमार गुप्ता लिख रहे हैं, तो क्या मैडम इसका लास्ट में ऑपरेशन करना? एक बार दिखला ले, हम समझते हैं कि क्या पोजीशन है, आप एक बार दिखवा ले, आपसे हो सकता है इसका, एक बार मैडम से आप दिखवा ले नीरज जी, किसी को भेज करके, चूंकि जब है तो किसी के साथ।
रोशन कुमार लिख रहे हैं, मेरे पहले बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए धन्यवाद। देखिए ऐसी बात नहीं है कि जो सिर्फ जो है सीजेरियन वाली बात जो है वगैरह। ये रोशन कुमार लिख रहे हैं कि मैडम को धन्यवाद दे रही है, मेरे पहले बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए कर रहे हैं। हम आते हैं, ये भी प्रश्न जो है अभी जो प्रश्न मनीषा जी से प्रश्न है, और कोविड के समय प्रेग्नेंट वुमेन क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हम एक चीज इसमें जो है, एक कोविड है, ठंड के दौरान है, तो सावधानी बरतने। एक कोविड के समय में एक भ्रांति आई थी या फिर एक बात आई थी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो वैक्सीन इसका नहीं नहीं ले रही हैं, या फिर जो जिन्हें जो है शिशु छोटा बच्चा जैसे है जो दूध पिलाने वाले वो वैक्सीन ले रहे हैं। इस पर क्या ताजा क्या नहीं, पहले जो ICMR का गाइडलाइन था कि नहीं लेना है, जो औरतें बच्चा प्लान कर रही है, बच्चा है या दूध पिला रही है, उन्हें नहीं लेना। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी को वैक्सीन लेना है, चाहे वो गर्भवती हो या प्लान कर रही हो या फिर दूध पिला रही हो। ऐसा अभी तक इतने लोग वैक्सीन लिए, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, कोई ऐसा नेगेटिव साइड इफेक्ट देखा नहीं गया। इसीलिए आप लोग सब लोग वैक्सीन लेना एकदम जरूरी मतलब हर कोई ले सकता है बिल्कुल इसमें। जी 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 जी। अच्छा, एक इसके साथ में एक और प्रश्न आता है कि अगर छोटा बच्चा है दूध पी रहा है, उसी दौरान अगर माँ को कोविड हो जाए, कोरोना हो जाए, तो फिर उसमें क्या सावधानी, क्या उसे दूध पिलाते रहना चाहिए? जी जी बिल्कुल, माँ को जो है दूध पिलाते रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ सावधानी ये बरतनी है कि जब माँ को कोविड हो गया तो फिर बच्चा के लिए केयर, एक तो कोई केयर करने वाली औरत होगी, जो भी होगी उसकी। तो जब बच्चे को भूख लगेगी तो माँ भी आइसोलेशन में रहेगा, बच्चा भी आइसोलेशन में रहेगा। जब बच्चा माँ जो अपने रूम, जब दूध पिलाने केयर गिवर आएगी उसके पास, तो माँ मास्क लगा के रखेगी और ग्लव्स पहन के रखेगी, बच्चे को दूध पिलाएगी, फिर जो उस बच्चे का केयर कर रही है उठा के ले जाएगी। उसके बाद जब भूख लगेगी तो आके माँ का दूध पिलाना है, बंद नहीं करना जी। बस मास्क लगा लेना, ग्लव्स पहन लेना माँ को, और जो केयर गिवर है बच्चे को ले जाएगी, दूध पिलाएगी और बच्चे को हटा के दूध पिलाने के बाद फिर बच्चे को हटा के ले जाएगी। जो एक डिस्टेंसिंग वाली बात होती है वो चीज पूरा कर ले। बिल्कुल, चलिए ये भी एक अच्छी बात है। दो प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण थे, जो अभी तुरंत हमने किया है कि एक की चाहे गर्भवती हो कोई या फिर दूध पिलाने वाली हो, वैक्सीनेशन से अब परहेज वाली कोई बात नहीं रहेगी, वैक्सीन ले सकती हैं। दूसरा, अगर कोविड हो फिर दूध पिलाना चाहिए, लेकिन दूध पिला करके फिर बच्चे को मास्क लगा करके, बच्चे को भी मास्क, नहीं बच्चे को मास्क, तो मास्क माँ मास्क लगाएगी, माँ मास्क लगाएगी, उसमें बच्चे को वहां ले जाने के दूध पिएगा तो फिर पॉसिबल नहीं है वो। और जो है ये चीज हो सकता है। रोशन, एक पंकज कुमार कह रहे हैं पीसीओडी का मतलब क्या होता है? जी पीसीओडी एक बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिससे बहुत अच्छा, पॉलीसिस्टिक जी। तो इससे बहुत सारा इनफर्टिलिटी का खतरा रहता है। जब महिलाएं माँ नहीं बन पाती है तो उस समय पीसीओएस का रहता है, उसको होता है। तो इसके लिए तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। तो जनरली सब में मासिक इरेगुलर हो जाता है, अच्छे से खून नहीं जाता है, मासिक समय पे नहीं होगा, खून नहीं जाएगा, तो कुछ चेहरे पे बाल आने लगेंगे, बच्चा नहीं रुकता है। तो ये सब के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और ट्रीटमेंट होगा तो पीसीओएस ठीक हो जाता है। कोई बहुत बड़ा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, और इन लोगों को बच्चा भी होता है, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। भूषण सिंह सम्राट लिख रहे हैं, मधेपुरा में नायडू मैडम से अच्छी कोई चिकित्सक नहीं, मरीज की बहुत अच्छी देखभाल करती है। आपके लिए इस बात को नहीं बढ़ाना है। रचना वर्मा लिखती है, मैम थैंक्स, मेरा भी बेबी नॉर्मल ही हुआ मैम के यहाँ ही। चलिए वो भी लिख रहे हैं, मैम पेशेंट को अच्छी तरह समझती है। ढेर सारी टिप्पणियां हैं, और हम जो है चूंकि हमें लगता है कि जो एक लिमिटेशन होता है, 1 घंटे से अधिक से हम लाइव कर रहे हैं, 1 घंटा 8 मिनट हमारे लाइव को हो चुका है। हम एक अंतिम सवाल लेते हैं, तब तक में अगर आपके कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हैं। और अंतिम सवाल ये लेते हैं कि इस ठंड में या कोविड के दौरान या फिर ठंड में महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए अभी? देखिए, सबसे पहले तो ठंड में आप ठंड से तो बचना है, सर्दी खांसी हो जाएगी। कोविड भी का नया वेरिएंट आ गया है, तो यदि आपको सर्दी खांसी होगी तो हर किसी को लगेगा कि अरे कोविड ही हो गया, ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं आ गया। तो आप अपने आप को ठंड से बचा के रखें, और ठंड में जनरली ड्राइनेस वगैरह का
होठ में सूखापन होता है, बॉडी सूखा हो जाता है, एड़ी फट जाता है, तो अपने आप को बॉडी को मॉइस्ट रखना है, मतलब तेल लगाइए, क्रीम लगाइए, जो लगाना वो लगाइए। और खास के जो ओबीज लेडी हैं, ओबीज पेशेंट है, जो थोड़ी सी मोटी है, जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो उस सबको विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय में स्ट्रोक वगैरह होने का खतरा होता है। तो ठंड में ज्यादा बाहर ना निकले, मॉर्निंग वॉक वगैरह का ज्यादा आप करती हैं तो सुबह सुबह बिल्कुल ना निकले, थोड़ा धूप होने दे, इसके बाद जाके वॉक करें। जी। तो हमारे साथ अभी हम आपको फिर से पता चले कि डॉक्टर नायडू कुमारी एमबीबीएस हैं, ANMCH गया से 2003 बैच में इन्होंने एमबीबीएस किया है। मुरहू पीएचसी में कार्यरत थी पहले, लेकिन अभी वर्तमान में प्राइवेट प्रैक्टिस करती है। मधेपुरा में 1 दशक से प्रैक्टिस कर रही हैं। इस बीच आलोक यादव की टिप्पणी आती है कि लक्ष्मीपुर की तरफ से, लक्ष्मीपुर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं डॉक्टर नायडू मैम और राकेश से। सुनील कुमार लिख रहे हैं, मैम डिलीवरी से कुछ दिन पहले गर्भ में बच्चा का डेथ क्यों हो जाता, प्लीज सजेस्ट। आकाशवर्धन लिख रहे हैं, आकाशवर्धन कुमार दिवाकर, थैंक्स टू राकेश नायडू मैम। ये एक प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, ये डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही गर्भ में बच्चा का डेथ क्यों हो जाता है? सबसे बड़ा कारण होता है इन्फेक्शन की वजह से बच्चे का डेथ हो जाता है। और यदि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसको आप ट्रीट नहीं करवाए हैं, तो उस समय भी मेन कारण इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से बच्चा पेट में डेथ हो जाता है। वो तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मेन कारण ये भी होता है, कुछ कंजेनाइटल कारण होते हैं, बच्चे में कुछ एनोमलीज हो जाता है जिसकी वजह से बच्चा पेट में नुकसान हो जाता है। एक अमरेश जी, हमें लगता है कि महिलाओं के संबंध में अगर आपका प्रश्न है तो तब तो ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर किडनी स्टोन 8 या 9 के आकार में है तो क्या मेडिसिन से ठीक हो सकता है? आप मेरी माँ समान है मैडम, ये कर। देखिए, किडनी स्टोन ऐसा कोई दवाई नहीं होती है कि कोई भी स्टोन ठीक हो जाए। एक्चुअली किडनी स्टोन क्या है ना, किडनी आपका पेशाब बनता है, पेशाब के रास्ता से बाहर निकलता है। जनरली ये देखा गया है कि 10 mm से कम का जो स्टोन होता है वो बाहर निकल जाता है, गलता नहीं है, बाहर निकल जाता है, पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो आप पानी ज्यादा से ज्यादा पियेंगे तो ज्यादा प्रेशर आएगा पेशाब का, पथरी पेशाब के रास्ते बाहर हो जाएगा। और ऐसा कोई मेडिसिन नहीं होता है कि हाँ देंगे तो उससे पथरी गल जाएगा। यदि गलना होगा तो शरीर के हर जगह का पथरी गल जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियेंगे तो पथरी बड़ा नहीं होगा और पथरी धीरे धीरे वो बाहर आ जाएगा पेशाब से। तो आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, किडनी की पथरी का वही ट्रीटमेंट है। आप पानी ज्यादा से ज्यादा पियेंगे तो पथरी निकलना ही निकलना है। जी। हम लाइव को समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहने से पहले हम जो है 2 और टिप्पणियां हम ले लेते हैं। अखिलेश कुमार लिखते हैं, मधेपुरा पुलिस की तरफ से डॉक्टर मैडम और राकेश सर को हैप्पी न्यू ईयर। पंकज कुमार कह रहे हैं, मैम अपनी पत्नी को पूर्णिया में डॉक्टर विभा झा से दिखाया है। बिल्कुल, हमें लगता है कि जो आप दिखा रहे हैं अच्छी बात है, बिल्कुल जहां दिखा रहे हैं वहीं रेगुलर दिखाइए। अब हम लाइव को समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया एमटी लाइव की ओर से कि घंटे से अधिक, 1.25 घंटे से आपने जो हमारे दर्शकों को ढेर सारे प्रश्न है और लगातार देखिए कि प्रश्न आ ही रहे हैं। और हमें लगता है कि हम समझ रहे हैं कि आप हमें मैडम को जाने देना नहीं चाहते हैं यहाँ से, लेकिन चूंकि एक समय की एक पाबंदी भी होती है, समय भी और भी जगह जो है वो देना है। दीनबंधु कुमार भी लिख रहे हैं, फिर मैडम जी मधेपुरा टाइम्स के माध्यम से बहुत ही ज्यादा समय दिए, हमारे समाज को जागरूक किए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैडम हमारे जिले की गौरव है, साथ ही मधेपुरा टाइम्स को धन्यवाद देना चाहते हैं जो अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इस लाइव को समाप्त करने की अब इजाजत दीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।